हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जीओसी का नेक्स्ट टॉपिक है एसिड। देखिए, इसमें हम लोग एसिड और एसिडी का स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। देखिए, एसिड मेनली आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में भी वहाँ पढ़ाना है। वहाँ पे एसिडिक कंसेप्ट जो जितने भी थ्योरी हैं, जैसे अर्हेनियस का कंसेप्ट है, ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट है, कंजुगेट बेस वगैरह का, वहाँ भी बताना है। तो वो मेनली थ्योरी वहाँ आयनिक में आएगा, जो एसिड बेस आपको वहाँ पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे आपको जैसे ऑर्गेनिक एसिड दिया, उसका स्ट्रेंथ पहचानना है। उसके लिए आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में जितने भी, जैसे अभी आपने पीछे जितना भी मैंने पढ़ा है, मेसोमेरिक है, इंडक्टिव है, उसके कंसेप्ट के बेसिस पे निकालने होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो किसको कहते हैं एसिड? तो कहता है कोई भी स्पीसीज, एनी स्पीसीज विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स। एक्चुअल में ये जो प्रोटॉन देता है कोई भी स्पीसीज, वो एक्चुअल में ये जो प्रोटॉन का डोनेशन होता है, ये प्रोटॉन का डोनेशन कभी भी आपका ऐसा नहीं है कि अपने आप होता है। जनरली कहा जाता है एक्वस मीडियम में होता है, बट ये अर्हेनियस का कंसेप्ट था एक्वस मीडियम, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक्वस हो ही, ये कहीं भी पॉसिबल है आपका। तो कहता है कोई भी स्पीसीज जो अगर आपका प्रोटोन मतलब कौन सा आयन, H+ आयन अगर डोनेट कर सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड। और अगर जब एसिड में से आप प्रोटोन निकाल दोगे, जो हिस्सा बचता है उसे हम क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस। क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस। जैसे एसिड में से मैंने प्रोटोन निकाल दिया, तो जो बचा उसे हमने क्या कहा, कंजुगेट बेस। अब एक बात होता, एसिड अगर मेरा स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़्यादा ये क्या देगा, H+, और जितना ज़्यादा H+ देगा यानी कंजुगेट बेस ज़्यादा बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो पहला चीज़ क्या होगा कि H+ ज़्यादा बनेगा। H+ ज़्यादा बनेगा तो कंजुगेट बेस भी ज़्यादा बनेगा। और कोई भी चीज़ ज़्यादा तभी बनता है जब वो क्या होता है, स्टेबल होता है। फिर से सुनोगे एक बार कंसेप्ट, कोई भी स्पीसीज विच कैन डोनेट ए प्रोटोन यानी H+ आयन, दैट इज कॉल्ड एसिड। और जब किसी भी स्पीसीज में से H+ निकाल दोगे, जो भी हिस्सा बचता है वो उसका क्या कहलाता है, कंजुगेट बेस। जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड का, H+ अगर निकाल दो तो ये जो एसीटेट आयन बना, दिस इज कॉल्ड कंजुगेट बेस ऑफ दिस एसिटिक एसिड। अब देखो हमने क्या बोला कि अगर ये एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग है तो H+ आयन ज़्यादा देगा। दैट मीन्स व्हाट, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटिक कैरेक्टर। प्रोटिक कैरेक्टर हमने किसको कहा, वो जितना ज़्यादा H+ आयन देगा वो उसका क्या कहलाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। दूसरा, अगर H+ आयन ज़्यादा देगा तो कंजुगेट बेस भी ज़्यादा बनेगा। ये तभी ज़्यादा बनेगा जब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो ऑफकोर्स ये अगर कहीं भी कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो जाए, चाहे जिस कंसेप्ट से भी लगा लेंगे, जैसे एरोमेटिसिटी का ही अगर कंसेप्ट लगाएंगे, वो अगर एरोमेटिक हो जाता है तो उसमें स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाता है अगर H+ देने के कारण, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ दो कंसेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं। पहला प्रोटिक कैरेक्टर यानी कि जितना H+ आयन ज़्यादा देगा, और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस यानी ये वाला बेस कितना ज़्यादा स्टेबल है। कंजुगेट बेस पहले क्लियर कर लीजिए। एसिड में से जब हम प्रोटोन निकाल लिए, जो भी बचा उसे हम क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस। चलिए अब हम एक आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड देखते। कहोगे वीक एसिड सर क्यों? तो याद रखना, जितना भी ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेसिस है, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। चलो, तो जैसे कोई भी वीक होगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, उसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टूटेगा, H+ बनेगा, फिर H+ जुड़ के वापस आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा नहीं, पार्शियल होगा। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। मान लो HA मेरा कोई एसिड है, तो HA अगर मेरा कोई एसिड है तो सबसे पहले जैसे ही प्रोटोन दिया तो क्या बचा, कंजुगेट बेस। अब इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हो गया, वहाँ पे इसका इस सिस्टम के लिए, इस रिवर्सिबल सिस्टम के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज़ करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो एसिड के लिए लिखा जाता है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब किसी भी वीक एसिड के लिए लिखते हैं तो क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। या यहाँ पे देखोगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिखा रहता है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं Ka से। अगर यही बेस रहता तो कहलाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb। वाटर का वो कहलाता है W, Kw। तो चलिए हम इक्विलिब्रियम
किसी का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में बताओ कौन कौन है, H प्लस और A माइनस। यहाँ देखो H प्लस और A माइनस ऊपर में आ गया और नीचे में कंसंट्रेशन किसका, HA का। ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट कहलाता है ये एक्टिव मास, ये कुछ नहीं, यानी कि ये हमको एक्सप्रेस करना है कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी से हमको स्ट्रॉन्ग एसिड का पता करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया रहता है, Ka दिया रहता है, Pk दिया रहता है, pH दिया रहता है और पूछता है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ कैसा होगा। चलो सोचते हैं। अभी हमने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो H प्लस ज़्यादा देगा। अब आप बताओ अगर कोई H प्लस ज़्यादा देगा, सॉरी H प्लस अगर ज़्यादा देगा तो Ka का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ पे देखना H प्लस अगर ज़्यादा हो गया तो Ka भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। क्लियर है, H प्लस ज़्यादा तो Ka भी क्या हो गया, ज़्यादा। क्लियर है। अब बताओ H प्लस अगर ज़्यादा है तो pH कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस लॉग H प्लस, या फिर माइनस अगर हटा दोगे तो log 1/H प्लस, तो H नीचे आ गया। अगर H प्लस ज़्यादा है तो pH क्या हो जाएगा, कम, यानी H प्लस ज़्यादा था तो pH मेरा क्या हो गया, कम। अब देखो अभी बोले थे H प्लस ज़्यादा था तो Ka भी ज़्यादा था, तो Ka अगर ज़्यादा होगा, यहाँ देख लो Ka अगर ज़्यादा होगा तो Pk क्या हो जाएगा, कम, यानी Pk स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या कम होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आजकल पूछा जाता है, 4 एसिड दे देगा, Pk का वैल्यू दे देगा, Ka नहीं, क्या दे देगा, Pk। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हो। तो याद रखना है क्या, एकदम ऐसे ही सोचना है। कैसे सोचिएगा, चलिए फिर से एक बार देखते हैं। H प्लस का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो Ka ज़्यादा होगा, H प्लस ज़्यादा है तो Ka ज़्यादा है। फिर से बोलो, H प्लस ज़्यादा है तो pH कम, Ka ज़्यादा है तो Pka कम। ये किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। बस ये फंडा एकदम दिमाग में रखिए, आपका एसिड का एक क्वेश्चन तकरीबन इससे तक कहीं ना कहीं से पकड़ा जाएगा, चाहे फिजिकल का पार्ट हो चाहे ऑर्गेनिक का पार्ट हो। चलो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का एक मैंने ऑर्डर यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ा सा इसे सबको एक जगह कर लूँ मैं, हाँ यस ओके। ये एसिडिक स्ट्रेंथ कहता है ऑर्डर, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, किसके बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ के क्या था, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो याद रखोगे कैसे इसको दिमाग में, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सब चीज़ याद रहे, लेकिन फिर भी एक दो बार कोशिश करोगे, हम जैसे बता रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे ज़्यादा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसके बाद फॉर्मिक एसिड, तब बेंजोइक एसिड, तब आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, तब H2CO3, H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, तब है आपका फेनॉल, तब है वाटर, तब है अल्कोहल। याद रखिएगा अल्कोहल का स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ पानी से कम होता है, लेकिन एक अल्कोहल को छोड़ के, कौन सा, मिथाइल अल्कोहल, ये एक्सेप्शनल केस है। मिथाइल अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ पानी से ज़्यादा होता है। यहाँ तक याद हुआ। अब कहता है एसिटिलीन है, अमोनिया है, फिर इथाइन का केस है, और तब मेरा अल्केन का केस। ये सब नहीं भी याद रहेगा तो दिमाग में कोई ज़रूरत नहीं। इसको फिर से आओ, सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसके बाद बेंजोइक एसिड नहीं, याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किससे, बेंजोइक एसिड से, तब है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से देख लो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तब फॉर्मिक एसिड, तब बेंजोइक एसिड, तब मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी एसिटिक एसिड वगैरह होगा, उसके बाद ये H2CO3 मतलब कौन सा है ये, कार्बोनिक एसिड, उसके बाद फेनॉल, फेनॉल के बाद वाटर, वाटर के बाद अल्कोहल। इतना भी दिमाग में रखोगे तो चलेगा। उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक बार याद रख लो कि एसिटिलीन चूँकि sp हाइब्रिडाइजेशन तो ज़्यादा एसिटिक होगा, तब है यहाँ sp2 और तब sp3। याद रखिएगा sp2 से आगे कौन आ गया, अमोनिया। इतना अगर दिमाग में, देखो करना क्या है, एक बार कॉपी में लिखो, जैसे मैंने आपको बताया उसको एक बार कॉपी में लिखो, एक दो बार। देखो कोई भी चीज़ पहली बार में ही नहीं याद हो जाता है, उसको थोड़ा सा आपको रिवीजन में रखना पड़ेगा। अब कहता है कि अल्कोहल और वाटर को जब कंपेयर करोगे तो मिथाइल अल्कोहल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वाटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
अब सब्स्टिट्यूएंट कैसा इफेक्ट डालेगा एसिडिक के स्ट्रेंथ पे, तो यहाँ देखिएगा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे दो तरह का हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर और एक हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर कोई मान लो डोनर है और कोई एक्सेप्टर, तो वो क्या इफेक्ट डालेगा? देखो एसिड क्या था, H+ देने वाला, एसिड दोनों जगह वही है, H+ देने वाला। लेकिन अगर गौर से देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर लगा हुआ है तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे जमा होगा यानी निगेटिव चार्ज जमा होगा, तो कहीं यहाँ निगेटिव चार्ज अगर जमा हो रहा है तो यहाँ पे H, ये जो H है इसका निकलने का टेंडेंसी क्या होगा? कम। क्यों कम होगा? इससे समझो, अगर कोई एक्सेप्टर ग्रुप लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जितना ज़्यादा खींचेगा यहाँ H पे प्लस चार्ज उतना ही ज़्यादा आएगा, यानी H+ निकलने का जो यहाँ टेंडेंसी होगा, इस केस में जो टेंडेंसी होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। किसके केस में? जब वहाँ पे डोनर लगाए तो डोनर में कम होगा और एक्सेप्टर में क्या होगा? ज़्यादा होगा। फिर से समझिएगा, किसी भी एसिड में अगर डोनर ग्रुप लगा हुआ तो इलेक्ट्रॉन चूंकि वो देगा तो H+ कम निकलेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन वो अगर खींच लिया तो H+ ज़्यादा निकलेगा। क्लियर है कंसेप्ट? यानी क्या हुआ, डोनर जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देता है। डोनर कौन हो सकता है? +I +M +H, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। एक्सेप्टर ग्रुप क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। कौन कौन हो सकता है? -I और -M। ये सब हम लोग पीछे खूब अच्छे से पढ़े हैं, यानी बस हमको देखना है वहाँ पे कौन सा ग्रुप है और हमें डिसाइड कर लेना है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखो, यहाँ कौन कौन है? ये फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है और ये फेनॉल है। अब बताओ, हमने आपको अभी बताया था सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन था? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद था आपका फॉर्मिक एसिड, यानी सबसे ज़्यादा एक नंबर पे कौन हो जाए, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो गया? पहला। उसके बाद बताओ, उसके बाद था आपका, तब आया था बेंजोइक एसिड, और उसके बाद था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला, तब तीसरा, तब दूसरा, और सबसे लास्ट में कौन था? फेनॉल। फेनॉल के बाद तो वाटर आ गया था आपका। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गौर से देखो, इस क्वेश्चन में सब जगह मतलब 2 कार्बन का ही एसिड, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक बात बताओ, -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में? फ्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन खींचेगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका? 1 का, तब 2 का, तब 3 का, तब 4 का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है, अब यहाँ पे देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ तो यहाँ भी वही चीज़ है, हर जगह पहले चेक कर लो, दो कार्बन का ही एसिड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, और यहाँ 2 आयोडीन। दो इन चारों में अगर सब्स्टिट्यूएंट में हम पता करेंगे तो आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम। लेकिन गौर से देखो, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम। लेकिन ये जो आयोडीन है ये है कितना? 2 आयोडीन है। चेक करो गौर से, ये कितना है? 2। और सब जगह ये जो हैलोजन एटम था कितना? 1। इसके केस में कितना आ गया? 2। तो देखो, तो ये जो 2 का जो कंबाइंड -I इफेक्ट होता है इन सब पे भारी पड़ जाता है, यानी इन चारों में पहला से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो गया? चौथा। अब आएगा पहला, दूसरा, तब तीसरा। इस क्वेश्चन को एक थोड़ा सा दिमाग में रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा, जैसे मान कि यहाँ 2 स्पीसीज दिए, इन दोनों में आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ मांगा। देखिए एसिड कहते हैं किसको? H+ देने वाला। तो दोनों से जगह से पहले H+ आप निकाल दो। तो H+ निकाल दोगे तो यहाँ से मैंने H+ निकाला है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? माइनस। यहाँ भी माइनस। चेक करो, 1 पाई बॉन्ड बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और वैसा नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में जाने के बाद पाई बॉन्ड बना देगा उसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कितना हो गया? 2 और 2 4। 4 पाई है तो कैसा है? एंटी एरोमेटिक। यहाँ देखो, 2 2 4 और 2 6, 6 हो गया। रेजोनेंस में है, प्लेनर है, सारे कंडीशन को फॉलो करता है, तो एरोमेटिक। अब बताओ, मोस्ट स्टेबल कौन? एरोमेटिक।
और ये तो एंटी एरोमेटिक मोस्ट अनस्टेबल, यानी ये बनना नहीं चाहेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा बनना चाहेगा, तो ज़्यादा बनेगा तो H+ ज़्यादा देगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी मेरा ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया, दूसरा जो है पहला से ज़्यादा एसिडिक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए इसमें खूब क्वेश्चंस हैं और जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना आपका फ़ायदा होगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कौन है, यहाँ CH3 CH2 OH है, यहाँ CH3 में कौन लगा है, NH2 लगा है। अब कहता है ज़्यादा एसिडिक कौन, देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखोगे H+ यहाँ से भी निकाले, H+ यहाँ से भी निकाले, तो यहाँ से जब H+ निकाले तो माइनस चार्ज किस पे, नाइट्रोजन पे, यहाँ पे माइनस चार्ज किस पे, ऑक्सीजन पे। एक बात बताओ, ये जब कंजुगेट बेस यहाँ भी बना, यहाँ भी कंजुगेट बेस बना, बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे होना चाहिए। बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन, ऑक्सीजन। तो चूंकि ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया, यानी कि पहला का एसिडिक स्ट्रेंथ दूसरा से ज़्यादा होगा। क्लियर है कंसेप्ट। देखिए कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो 2 बार सुनिए, गौर से सुनिए, और काइंडली आप लोग से भी रिक्वेस्ट है खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कॉपी में। देखिए पहले H+ निकाले, कंजुगेट बेस बनाए, यहाँ भी H+ निकाले, कंजुगेट बेस में, यहाँ निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, यहाँ निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, कौन ज़्यादा स्टेबल, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, यानी ऑक्सीजन वाला केस जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखो यहाँ एक है मेरा बेंजोइक एसिड और एक है मेरा फिनॉल। ऑफ कोर्स अभी हमने पढ़ा था कि बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्यों, चलो इसको हमने एक्सप्लेन किया है। यहाँ देखो, अगर दोनों जगह से हम H+ निकाल देते हैं तो ये मेरा बेंजोइक एसिड का आयन बना और ये मेरा फिनॉल का आयन बना। अब एक बात बताओ, यहाँ जो रेजोनेंस होगा तो यहाँ जब भी फिनॉल में रेजोनेंस होगा तो बेंजीन के अंदर चला गया, तो ये दोनों स्ट्रक्चर, ये और ये कैसा होगा, नॉन इक्विवेलेंट, क्योंकि एक दूसरे के मिलता जुलता नहीं है। लेकिन ये जो बेंजोइक एसिड वाला जो आयन था, इसमें जो रेजोनेंस हुआ, ये बेंजीन रिंग के अंदर नहीं गया, ये रिंग के बाहर ही रह गया। तो ये और इनकी ये स्ट्रक्चर, फिर से देखेंगे, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर गौर से देखो, यहाँ भी ऑक्सीजन पे माइनस है, यहाँ भी ऑक्सीजन पे माइनस है, यहाँ भी CO के बीच पाई बॉन्ड है, यहाँ भी CO के बीच पाई बॉन्ड, यानी दोनों कैसा हो गया, इक्विवेलेंट। और जबकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे माइनस था वो यहाँ पे कहाँ आ गया, कार्बन पे माइनस पे आ गया, तो ये दोनों कैसा हो गया, ये वाला दोनों नॉन इक्विवेलेंट। अब आपको याद करो, जो हम आपको रेजोनेंस बता रहे थे, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट। तो ये चूंकि ज़्यादा स्टेबल है, यही कारण है कि आपका बेंजोइक एसिड का स्ट्रेंथ फेनॉल से ज़्यादा होता है। क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट आते हैं। अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पे देखो जी, यहाँ भी H+ आप निकाल दो, यहाँ भी आप H+ निकाल दो, तो यहाँ पे ये सल्फोनेट आयन है बना और यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बना। एक बात बताओ, अब यहाँ भी ऑक्सीजन पे माइनस है, इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस है, इसके साथ करेगा तो यहाँ माइनस आएगा, इसके साथ करेगा तो यहाँ देखो, तो यहाँ भी अब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ कितना इक्विवेलेंट बनेगा, 2। यहाँ कितना इक्विवेलेंट बनेगा, 3। तो अब एक और रूल था कि जिसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यही कारण है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, सल्फोनिक एसिड। फिर से सुन लीजिए, जिसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं, यहाँ देखिए, ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी ये है मेरा कार्बोलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और ये है मेरा बेंजोइक एसिड H2CO3 और CO मतलब बेंजीन पे लगा हुआ है COH, ये है मेरा बेंजोइक एसिड। अब बताओ, दोनों जगह से H+ जैसे ही आप निकाले, यहाँ पे 2 H+ मिलेगा, यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन बना और यहाँ पे ये बेंजोइक एसिड का आयन बना। एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो रेजोनेंस करेगा वो इसके साथ करेगा, कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 2।
और दोनों कैसा होगा, इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ भी ऑक्सीजन पर। यहाँ गौर से देखो, अभी इन दोनों ऑक्सीजन पे, फिर इन दोनों ऑक्सीजन पे आएगा, होगा। तो यहाँ पे कितना पॉसिबल है, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक बार इसके साथ पेयर लगाओ, एक बार इसके साथ जो है, एक बार इसके साथ पेयर लगाओ, तो यानी यहाँ पे कितना पॉसिबल है, 3। अब एक बात बताओ, कौन ज़्यादा स्टेबल, ये वाला जिसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ज़्यादा बना वो ज़्यादा स्टेबल है। यही कारण है कि H2CO3 का एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होता है। क्लियर है कंसेप्ट, एकदम क्लियर रखिए कंसेप्ट को। मैंने क्या कहा आपको, फिर से देखिए, मैंने कहा आपको कि जिसमें इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। चलिए, सेम वही केस इसमें ही, HClO4 और HCl थोड़ा सा इनऑर्गेनिक एसिड में जाते हैं, ये H+ देगा तो ये आपका बना एक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ये बना। बताओ तो यहाँ पे कितना बन सकता है, 1 माइनस यहाँ पे है, 1 माइनस यहाँ पे, 1 माइनस, यानी यहाँ 3 इक्विवेलेंट होगा। यहाँ 1, 2 और 3, सॉरी ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, इसको ठीक कर लेंगे। और 1, 4, यानी यहाँ पे टोटल है 4, यानी इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी। यही कारण है Cl4 का एसिडिक स्ट्रेंथ HClO3 से ज़्यादा होता है। ये है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। और वहाँ जो हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वो वैल्यू ऑफ Ka के बेसिस पे पढ़ते हैं। चलिए, सेम यही कंसेप्ट यूज़ करके हम लोग कह सकते हैं कि H2SO4 ज़्यादा एसिडिक होता है H2SO3 से, H3PO4 ज़्यादा एसिडिक होता है H3PO3 से। चलिए, अब एक नया कंसेप्ट यूज़ करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वाला। जैसे देखिए, यहाँ पे अल्केन का केस है, यहाँ अल्कीन का केस है, यहाँ अल्काइन का केस है। शायद आपको याद हो, हम पीछे आपको बता चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp, डबल बॉन्ड में sp2 और सिंगल बॉन्ड में sp3। जहाँ s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, यहाँ 50% कैरेक्टर है s का, और यहाँ 25% कैरेक्टर है इसका। एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तीसरा, और सबसे कम कौन, पहला। तो सबसे ज़्यादा खींचेगा यहाँ पे ये कार्बन, तो H+ निकलने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया, तीसरा, तब दूसरा, तब पहला। ये यहाँ पे साइन दे रखा है मैंने। नेक्स्ट है, अब गौर से देखिएगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बताना। यहाँ पे गौर से देखिए, OH है, यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और यहाँ पे फिनॉल सिंपल है। सब फिनॉल पे ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ मैंने ब्रोमीन लगा दी, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पे। तो ये कंसेप्ट, ये इस तरह का क्वेश्चन जैसे पूछता है तो लोग देखता है कि अच्छा हैलोजन है, हैलोजन है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट इसमें है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया। लेकिन नहीं, ऐसे आप नहीं सोचोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक इन चारों में देखो तो कौन हो गया है, पहला, यानी फिनॉल जिसमें कोई नहीं है वो है। उसके बाद है आपका ब्रोमीन वाला, तब होगा क्लोरीन वाला, यानी दूसरा, तब चौथा, और सबसे लास्ट में है फ्लोरीन वाला। कुछ अजीब सा है, देखिए है अजीब नहीं, इसमें एक कंसेप्ट है जो हैलोजन के केस में लेते हैं। देखो, हैलोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर इस तरह का एसिडिक स्ट्रेंथ देखना हो तो इसमें एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। इसमें एक कंसेप्ट आता है किसका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। चलिए, सबको हम लोग एक साथ ले लेते हैं। चलिए, यहाँ देखिए, जैसे एक्सप्लेनेशन में देखो, यहाँ फ्लोरीन लगा है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ आयोडीन। देखो, तो इधर से इधर हम जाएंगे तो साइज ऑफ हैलोजन एटम, फ्लोरीन का साइज सबसे कम होता है। अगर साइज कम है तो ये इस बेंजीन की रिंग के सबसे नज़दीक है। सब पे इलेक्ट्रॉन का 3-3 लोन पेयर रहता है, तो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी, फ्लोरीन में। ये सबसे ज़्यादा देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा फ्लोरीन वाले केस में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। एकदम इस चीज़ को याद रखिए। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, सो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी इज मैक्सिमम किसके केस में, फ्लोरीन के केस में। चलिए, नोट वाला एक देख लीजिए, यहाँ पे कहता है हैलोजन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट पे सॉल्व नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कंसेप्ट पे ही सॉल्व करते हैं। किसके बेसिस पे? वो जो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यानी माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ नहीं करते हैं। तो यही चीज़ आपको मैंने हिंदी में लिख दिया है, इस चीज़ को नोट को अगर आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि हैलोजन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, माइनस आई इफेक्ट का केस नहीं लेते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। चलिए, अब ये जो रेजोनेंस का इफेक्ट जो पड़ेगा, मतलब जहाँ पे ऑर्थो पे, पारा पे, मेटा पे कैसे होता है, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, खासकर जो लोग 11th-12th में। देखिए, इस तरह से घर में भी पढ़िएगा। और अभी आज के डेट में जो लॉकडाउन का केस है, तो लॉकडाउन के केस में अभी मैक्सिमम समय आप लोग के पास भी है, तो इसको यूटिलाइज़ कीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू।